कराएंगे यूपी टेट 2014 क्वेश्चन पेपर, जिसमें हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। अब संकर को आप रिलेट करेंगे हाइब्रिड से। कहां से रिलेट करेंगे? हाइब्रिड से। अब हाइब्रिड का जनरली आप लोग मतलब समझते होंगे कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ने पर जो एक नया चीज उत्पन्न हो, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने पर जो नया चीज उत्पन्न हो, ये हमारा क्या होता है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड का हिंदी ही क्या होता है? संकर। तो अब आप इस ऑप्शन में देखिए कि ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसमें देखिए केवल एक भाषा की बात की जा रही है, वो भी किसकी? ग्रामीण भाषा की। तो ये तो ऐसे ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसमें भी केवल एक भाषा की बात की जा रही है, तो ये भी गलत। तीसरा हमारा है ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, इसमें बात है ग्रामीण और संस्कृत दोनों की भाषा की बात की जा रही है, लेकिन कुछ विशेष शब्द, लेकिन संकर में कोई विशेष बात नहीं है। फिर दूसरा है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यही जो हमारा चौथा ऑप्शन है कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यही हमारा क्या होता है? संकर शब्द। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। तो रेल और गाड़ी, एक इसमें से इंग्लिश शब्द है और दूसरा हिंदी शब्द है। दोनों शब्द दोनों अलग अलग शब्द है, अलग अलग भाषा के शब्द है, और दोनों को मिलाने पर एक शब्द कौन सा बना है? रेलगाड़ी। ऐसे ही है सजा प्राप्ति, सजा प्राप्त। तो सजा, ये सजा जो है ये फारसी शब्द है, सजा जो है ये फारसी शब्द है और प्राप्त हिंदी शब्द है। ऐसे है बस अड्डा, क्या है? बस अड्डा। तो बस जो है ये इंग्लिश शब्द है और अड्डा जो है हिंदी शब्द है। तो ऐसे आप समझिए कि संकर शब्द वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को एक में मिलाने पर नया शब्द प्राप्त होता है। जैसे सजा प्राप्त, बस अड्डा, रेलगाड़ी, ऑपरेशन कक्ष। ऑपरेशन जो है वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन कक्ष जो है वो संस्कृत शब्द है। तो इंग्लिश और संस्कृत के मिलने से एक वर्ड हमारा क्या बना? ऑपरेशन कक्ष। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? कौन से शब्द यहाँ मिसप्रिंट हुआ है? सुत शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा? अब देखिए आप, सुत का जनरली मतलब क्या होता है? पुत्र। सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। आप लोग सुने भी होंगे कि सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। और सुता का मतलब क्या होता है? पुत्री। सुता का मतलब पुत्री और सुत का मतलब पुत्र। तो इसमें देखिए जो आ है, ये प्रत्यय सुत में अगर आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुता। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन, आ। अगला क्वेश्चन, तीसरा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मतलब बहुत अधिक समीप होना। तो अधिक समीप होना ये पहला हमारा ऑप्शन है। दूसरा कष्ट देना, ये ऑप्शन ऐसे काट दीजिए आप, फालतू होना ये भी। दो बचता है, अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना। तो नाक का बाल हमारे समीप भी होता है, तो लेकिन समीप मतलब समीप, तो आप इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नाक का बाल होना मतलब नाक में बाल समीप होता है लेकिन लाभदायक भी होता है हमारे लिए। लेकिन कुछ जैसे आपके पड़ोसी हो गए, वो आपके समीप होते हैं लेकिन आपके लिए बहुत कम पड़ोसी आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो ऐसे नाक का बाल होना हम समीप होने से नहीं लेंगे, क्योंकि नाक का बाल हमारे समीप और हमारे लिए लाभदायक दोनों होता है। तो क्या है? अधिक प्रिय होना। जैसे किसी का बेटा हो गया, उसके घर के हो गए, तो वो अधिक प्रिय होते, वो उनके नाक के बाल होते, ना कि पड़ोसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन, अधिक प्रिय होना। इसको आप याद रखिए। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व मतलब घोड़ा होता है।
अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से बताना है। तो जो हमारा पहला देखिए घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, ये सबको पता है। फिर घोटक, घोटक भी घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। एक और होता है क्या, तोरण। अश्व का पर्यायवाची शब्द एक और कौन सा है, तोरण। तो घोड़ा, घोटक, है, तोरण, ये तीनों चारों अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये जो घोटक शब्द दिया गया है, सॉरी कटक, ये जो कटक शब्द दिया गया है, कटक का मतलब होता है जंजीर। कटक का मतलब होता है जंजीर, पैरों में लगी बेड़ियां, जंजीर। ये तो कटक का पर्यायवाची शब्द जंजीर है, ना कि घोड़ा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। बाकी घोड़ा, घोटक, है, तोरण, ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यानी जैसे आप कुछ ऐसी हमारे देश में पिछड़ी जनजातियां हैं जो एक स्थान पर कुछ टाइम तक अपना डेरा, इन सब से, तंबू से घर बनाती हैं, फिर वहां पे रहती हैं जब तक उनको वहां वो सर्वाइव करते हैं। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाके वहां पे सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यही पूछा गया है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। तो अस्थिर, अस्थिर का मतलब होता है, आप कंफ्यूज होंगे, अब देखेंगे अस्थिर तो आप सीधा यही लगा देंगे, लेकिन अस्थिर नहीं। अस्थिर का मतलब होता है कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, टिकने की बात इसमें नहीं होती, रहने की बात नहीं होती। अस्थिर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, आप ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, वो अस्थिर होता है। लेकिन यहाँ टिक कर रहने की बात की गई है, तो अस्थिर आप नहीं लगाएंगे। फिर अडिग, अडिग का मतलब होता है फिक्स, मतलब ऐसा जो आप जल्दी ना बदले या ना बदले। जैसे एक कहावत पहले कौन से थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पहले के जो हमारे राजा महाराजा थे, वो लोग अपने वचन के लिए, अपने वचन पे इतना अडिग रहते थे कि वो अपने वचन के लिए उनका प्राण चला जाता था, लेकिन वचन नहीं बदलते थे। वो बात अडिग की है। तो ये जो है टिक कर ना रहने की है, इसका एक प्रकार से विपरीत हो सकता है। तो अडिग भी नहीं। फिर गतिशील, अस्थिर और गतिशील एक ही चीज है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन यायावर, ये जो तीसरा ऑप्शन हमारा है यायावर, ये यायावर का मतलब होता है कि जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन यायावर। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, ये बहुत ही उत्साह भरी लाइन है कि हम लोग इसको सुनते हैं या बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब उत्साह होता है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ये जो आप इसको समझिए, इसको पढ़ने से आपके मन अंदर क्या आता है, उत्साह आ जाती है, आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है। तो इसमें कौन सा रस है, वीर रस। इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके मन में अस्थायी रूप से जो भावना बनती है, यानी अस्थायी भाव, यानी अस्थायी भाव, अस्थायी भाव, वीर रस। तो एक उत्साह, एक नया जोश आपके अंदर आता है इस पंक्ति को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव, उत्साह इस पंक्ति में, और इस पंक्ति में जो है वो वीर रस है। अब हम इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है उस पर देखेंगे कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी या तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति की रचयिता कौन है, इसमें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचयिता नहीं है। इनकी कौन कौन सी रचना है, हिम किरटिनी, हिम तरंगड़ी, समर्पण, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। फिर आता है सोहनलाल द्विवेदी, इनकी कौन सी रचना है, सेवाग्राम। सेवाग्राम सोहनलाल द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है। फिर आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो है बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी या तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और किससे ली गई है, झांसी की रानी। किस रचना से ली गई है, झांसी की रानी।
रानी और इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की और एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसे हो बसंत, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही फेमस रचना है। एक झांसी की रानी और दूसरा वीरों का कैसा हो बसंत। और इसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की हम आपको 3 रचना याद करवाते हैं, देखिए कैसे। पथिक, मिलन, स्वप्न। पथिक, मिलन, स्वप्न, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। स्वप्न, इसको आप रिलेट कीजिए, पथिक, मिलन, स्वप्न। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? बस यहाँ कुमार विश्वास की जगह आप राम नरेश त्रिपाठी याद करिए। और कुमार विश्वास की एक गजल कौन सी है कि रास्ते में खड़े 2 अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो इसमें देखिए तीनों बात किया जाती है। पथिक मतलब रास्ते में रहना या रास्ते में चलना, खड़े रहना, मिलन यानी मिलना, और स्वप्न। तो ये तीनों रचनाएं आप याद रखेंगे एकदम। कुमार विश्वास की जगह किसको याद रख लेंगे? राम नरेश त्रिपाठी को। बाकी ये तीनों रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। तो और सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, समास का अर्थ है। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? समास का अर्थ है। हमने ये आपको 2, 3, 4, 5 बार बता दिया है कि समास का अर्थ क्या होता है। संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। विच्छेद मतलब संधि विच्छेद से है। समास विग्रह और संधि विच्छेद दोनों में अंतर है। संधि विच्छेद का मतलब कि आप उसको अलग करके उसमें कुछ और ज्वाइन करेंगे, लेकिन समास विग्रह का मतलब उसको आप बस अलग करेंगे, उसमें कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप विच्छेद और विग्रह में अंतर रखिएगा। फिर आता है विच्छेद, तो संधि विच्छेद से। विस्तार मतलब व्याख्या करना, अनुवाद करना, इन सब चीजों से है। नवीन अर्थ तो संक्षेप, जो समास का अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होती है उसकी, क्या होता है? संक्षेप यानी छोटा करना। तो जैसे आप देख लीजिए राजमहल, राजमहल। अब इसमें आप देखिए ऐसे आप राजमहल, समास में आप राजमहल बोल दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही वाक्य में कहना रहा तो क्या कहेंगे? राजा का महल। क्या कहेंगे? राजा का महल। ऐसे है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अब इसको आप समास में तो लंबोदर कह दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही वाक्य में बोलना रहे तो क्या कहेंगे? लंबा हो उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो इस प्रकार से समास का मतलब होता है कि वाक्यों को संक्षेप करे लेकिन उसका अर्थ सेम ही रहे। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 8वां क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन को लेके हम आपको बताएंगे। जैसे हिंदी, आप हिंदी जब हमारी एक बात आप मानिए और सबों से 2-3 क्वेश्चन आप ज्यादा ही करके आएंगे। अब जानिए जैसे ही ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे संधि है, समास, इन सब क्वेश्चनों में नियम है, उसका एक लिमिटेशन है, आप उसको पढ़ के जाएंगे कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन हिंदी पेपर में ऐसे भी आते हैं जिसका आप नहीं पढ़े हैं या आप उसको नहीं जानते। अब जैसे उपचारात्मक शिक्षण, मान लीजिए जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए वही, वैसे जनरली ये सब कहाँ, तो आप इसको ना जैसे इसमें आप डूब जाइए। इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से पढ़िए कि ये क्वेश्चन है क्या। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिए, तो हमारा गारंटी है कि आप 2-3 क्वेश्चन लोगों से ज्यादा ही सही करके आएंगे। देखिए भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसमें आप सीधा उपचारात्मक शिक्षण पर ही जाइए। उपचार का मतलब क्या होता है? जनरली आप समझिए कि उपचार का मतलब क्या होता है। उपचार का मतलब होता है निदान करना, आपको छुटकारा दिलवाना समस्याओं से। तो सेम अब आप इसका उपचार का यही मतलब होता है। डॉक्टर भी तो यही करता है कि उसके रोगों को पहचानता है और उसका निदान करता है। अब आप यही चीज ऑप्शन पे लेके आइए और यही लागू करिए। देखिए भाषा का प्रयोग
संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। आपको आंसर देखिए मिल गया कि भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। और ऑप्शन भी हम देखते हैं, बच्चों को व्यस्त रखना, ये गलत है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये भी। बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना, ये भी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके मीनिंग पे जाएंगे। तो आप 2-3 क्वेश्चन लोगों से ज्यादा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 9वां क्वेश्चन। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से कौन एक नहीं आता? यानी आप भाषा के बहुत कौशल है, तो उसमें से ऐसा इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा एक और कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए आवश्यक नहीं है? अब आप देखिए, सुनना। आप कोई भी काम करेंगे या जैसे आप कुछ भी करें, लिखना है आपको, मान लीजिए आपको एक निबंध लिखने के लिए दे दिया गया, तो आप जब जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे, आप उसके बारे में सोच पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है। तो सुनने वाला काम आप जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा आप निबंध लिख पाएंगे या कुछ भी आप लिख पाएंगे। फिर सुनना इम्पोर्टेंट है, बोलना ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा ही मतलब होता है, भाषा का मतलब अपनी भावनाओं को एक आदान प्रदान करना जिससे लोग आपकी बातों को समझ सके, तो बोलना तो है। फिर लिखना यानी हंसना, भाषाई कौशल में हंसने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा होगा, हंसना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 10वां क्वेश्चन। हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कहां से है? जीके से, जनरल नॉलेज से है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अब आप देखिए 14 सितंबर, ये जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कहाँ? इंडिया में। इंडिया, आर्यवर्त, भारतवर्ष कुछ भी आए तो जो हमारा 14 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है, तो आर्यवर्त भी इंडिया का ही नाम है। नहीं कि आपका अगर आर्यवर्त दे दिया जाए कि आर्यवर्त में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये आर्यवर्त कौन सा देश आ गया। तो इंडिया का नाम आर्यवर्त भी है, तो 14 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की, तो हिंदी दिवस वर्ल्ड में 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप दूसरा देखिए, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। 5 सितंबर को टीचर्स डे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन भी देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। पेपर में 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आप उससे परिचित नहीं होते, बाकी 4-5 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहते हैं, उसके बाद वही एवरेज मार्क करके आ जाते हैं। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इससे अगर पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा जो पढ़ने में एकदम से वो रहेगा वही कर सकता है। तो काव्य शिक्षण मतलब, काव्य का मतलब क्या होता है? कविता से। गद्य पद्य, हिंदी में 2 होते हैं, गद्य और पद्य। तो ये जो काव्य शिक्षण की बात की जा रही है, कहाँ से है? कविता से, यानी पद्य पोर्शन से। तो देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ये हमारा व्याकरण का पोर्शन है। कहाँ का? हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, ना कि काव्य का। क्योंकि यही चीज आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, कहाँ? पंक्चुएशन। उसमें तो आपको यही बताया जाता है कि आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कामा लगाना है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। वही चीज हिंदी में भी है कि विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यानी पूर्ण विराम लगाना है, ये सब। तो ये हमारा व्याकरण से है। फिर दूसरा है व्याकरणीय नियमों का जानकारी, यह भी व्याकरण से रिलेटेड है। संगीत कला में निपुण बनना, ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रसानुभूत एवं आनंदाभूत करना, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है यही चौथा है कि रसानुभूत एवं आनंद अनुभूत करना। रसानुभूत का मतलब क्या होता है कि रसानुभूत, रस आपके रस में कई आ जाता है। जैसे अगर रस, केवल रस की बात की जाए तो उसमें हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, उत्साह, रौद्र, शांत रस, बहुत से रस आ जाते हैं। तो काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको
कौन सी फीलिंग उसको पढ़ने पे उसको क्या आपके उसके प्रति आ रहा है, कौन सी भावना आपके अंदर आ रही, वही होता है रसानुभूत एवं आनंदभूत कराना। तो कार्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा चौथा सही ऑप्शन है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का मतलब क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना, संज्ञा और सर्वनाम की। कुल मिला के विशेषण का मतलब होता है कि आपकी विशेषता कोई बता रहा है। विशेषता में कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ऊंचे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी हो, वो हमारा क्या होता है? विशेषण, जिससे आपकी एक अलग पहचान दी जा सके। विशेषण का मतलब है कि जिससे आप एक अलग पहचान मतलब देते हैं कोई। तो देखिए राम जाता है, राम जाता है, उसमें इसे कोई अलग पहचान नहीं। राम राम इसमें क्या हो गया? कर्ता, और जाना उसकी क्रिया हो गई। राम कर्ता हो गया और जाना उसकी क्रिया हो गई। सीता फल खाती है, सीता फल खाती है भी एक सिंपल वाक्य है। मेरी गाय काली है, देखिए ये तीसरा जो वाक्य है, मेरी गाय काली है, तो गाय मेरी गाय है, इसमें आपको कोई विशेष बात नहीं है कि मेरी गाय है। लेकिन मेरी गाय काली है, ये गाय को जनरली क्या कर रहा है? अलग और गायों से अलग कर रहा है। तो काली जो यहाँ पे है यह इसकी विशेषता है। तो हमारे इस वाक्य में इसमें कौन सी मेरी गाय काली है, इसका सही ऑप्शन है। तो जैसे लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, तो बहुत अच्छा वह गाती है, इसमें कोई उसकी विशेषता नहीं, लेकिन लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा गाना जो है वही उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, तो तानसेन कौन थे? अकबर के दरबारी वो थे, संगीतकार थे, तो तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, तो इसमें बहुत अच्छा गाना तानसेन की विशेषता है। और अगर एक यही होता कि तानसेन गाते थे, तो इसमें कोई विशेषण या विशेष शब्द नहीं है। तो इसमें ऐसे ही मेरी गाय काली है, जो मेरी गाय काली है इसका यही सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा व्ययन प्रणाली के प्रयोग से बच्चों को क्या प्रभाव पड़ता है? यह क्वेश्चन आपसे और भी कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा कक्षा व्ययन प्रणाली के प्रयोग से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये गलत है। दूसरा है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अध्ययन से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। पात्रानुसार मतलब अगर आप कोई भी आपके कॉलेज या स्कूल में पहले नाटक होता था, तो नाटक में आप खुद जब पार्टिसिपेट करते थे तो उस नाटक का मेन थीम क्या है आप समझ जाते थे। यही कक्षा व्ययन प्रणाली का मेन मोटो है कि आप उसमें खुद जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप खुद में खुद उसके मेन थीम यानी मेन उद्देश्य, उस नाटक का मेन उद्देश्य क्या है आप समझ। पहले हम लोग जब कक्षा 5 में थे तो एक नाटक था अंधेर नगरी, किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वो अंधेर नगरी नाटक हम लोग ने खुद किया था, तो आज तक उसकी मेन थीम क्या है उस नाटक की वो हम लोग को याद है, पता है अच्छे से। तो जो है यही बात है कि कक्षा व्ययन प्रणाली का मेन मोटो यही है कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अध्ययन से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो सही ऑप्शन यही है, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको बताना है कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। कारक के लिए बहुत आसान है, कारक में कुछ नहीं, बस आपको उसके साथ है साथों का कैसे आप पहचानेंगे, कारक चिन्ह, बस कारक चिन्ह याद करना है। तो कारक का क्वेश्चन आप आराम से हल कर ले जाएंगे, कारक कोई बड़ी बात नहीं है। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। अब देखिए इसमें इन चारों में बताना कि अधिकरण कारक किसमें है। वाहनारूढ़, वाहनारूढ़ का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वाहन पर आरूढ़, आरूढ़, वाहन पर आरूढ़। वाहनारूढ़ का मतलब क्या होगा? वाहन पर आरूढ़। ये जो पर है, पर कारक चिन्ह है, यही अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी पर, जहां पे मैं या पर आए वही हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक। इसके बाद है जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्वेश्चन पेपर में कि गंगा जल शब्द में कौन सा कारक है,
तो आप इसका पहले क्या कर लेंगे, जबकि कारक का क्वेश्चन आए, समास का क्वेश्चन आए, समास में कुछ समास ऐसे हैं जो फिक्स है, आप तुरंत समझ जाएंगे, जैसे द्विग द्वंद्व, बहुब्रीहि समास भी आप समझ जाएंगे। जैसे जब बात आती है कर्मधारय और तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कर्मधारय तत्पुरुष को ऑप्शन में देखते ही आप उस समास जो आपको दिया है कि शब्द में, उस शब्द को आप तोड़िए। जैसे ही आप तोड़ेंगे आपको समझ आएगा कि इसमें कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है। तो जैसे अगर तत्पुरुष समास रहेगा तो उसमें क्या होगा, कोई कारक चिन्ह आएगा, कोई कारक चिन्ह आएगा, आप तुरंत समझ जाइए तत्पुरुष समास है, बात खत्म। उसके बाद आपकी कंफ्यूजन होगी दूर। तो ऐसे देखिए, अब गंगा जल, अब गंगा जल को आप तोड़िए, गंगा जल को आप तोड़ेंगे तो गंगा का जल, गंगा का जल, ये जो का कारक शब्द है, ये कौन से कारक का है, संबंध कारक। कौन से कारक का है, संबंध कारक। तो संबंध कारक में आपसे अगर कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि गंगा जल में कौन सा कारक है, तो आप गंगा जल में कौन सा कारक है, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां, किस रस को रसराज कहा जाता है। हमारा 15वां है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। अब रसराज, राजा मतलब होता ही क्या है, आप समझिए कि जिसके पक्ष में लोग ज्यादा रहे, जिसको लोग ज्यादा पसंद करें, वही तो राजा होता है। तो ऐसे ही आज मतलब इस टाइम या पहले भी लोग ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को किस में आता है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा इन्हीं सब चीजों में आता है कि वो फिल्मी दुनिया से अटैच है, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, आपके माइंड में याद रहेगा कि रसों का राजा कौन है, रसराज, यानी श्रृंगार रस। लोग ज्यादा लोग इसी को इस टाइम अग्रसर कर रहे हैं, किसको, श्रृंगार रस को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो इस प्रकार से किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसको, श्रृंगार रस को। आज का हमारा 2014 का 50 क्वेश्चन सॉल्व हुआ हिंदी पेपर का। अगला 15 क्वेश्चन आपको हम कल सॉल्व कराएंगे।